हम लोग शुरू करेंगे। आज आप लोग पहले टर्म आज इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस होंगे 9th क्लास में। पहले आप लोग ने सोशल साइंस के नाम से पढ़ा होगा। आज हम बेसिकली इस टर्म को इकोनॉमिक्स जो टर्म है 9th के में ही आप लोग से इंट्रोड्यूस होगा। इकोनॉमिक्स बेसिकली है कि हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड हाउ पीपल मेक चॉइसेस टू मेक बेटर यूज ऑफ इट। जनरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग ऑफ चॉइसेस इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक्स। अब अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: प्रोडक्शन, हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। इन 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। एक रिसोर्सेज का कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनका कंजप्शन किस लेवल पे हो रहा है बेसिकली। और ये तीनों के एलोकेशन में 3 फॉर्म्स का रोल होता है। इन 3 फॉर्म्स का नाम है ह्यूमंस, हाउस होल्ड, सोसाइटी जनरली एंड गवर्नमेंट। बेसिकली इन 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं, एलोकेट करती हैं रिसोर्सेज को बेटर यूज के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए। यही बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब बात हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे इसको बेटर पढ़ सकते हैं। तो 9th में फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक जनरल व्यू दिया गया है कि हाउ प्रोडक्शन इज मैनेज्ड इन एन एवरेज विलेज। आगे देखेंगे हम लोग कि पालमपुर हम लोग हाइपोथेटिकल विलेज लेके चलते हैं जो वेस्टर्न यूपी का है। बेसिकली इंडियन नॉर्थर्न साइड जो रिवराइन प्लेन है, पंजाब, यूपी, बिहार, उधर का एक एवरेज विलेज है, मान लिया जाए पालमपुर। वहाँ का कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी को लोग कैरी करते हैं, कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इनमें इन्वॉल्व है, एंड एक एवरेज विलेज है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कि पालमपुर कैसा विलेज है। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है बाई रोडवेज। इससे एक बिग विलेज रायगंज कनेक्टेड है और एक टाउन जो कनेक्टेड है शाहपुर। ए वेल कनेक्टेड विलेज हो गया पालमपुर। यहाँ पर अगर बेसिक फैसिलिटी की देखा जाए तो इसमें 2 प्राइमरी हॉस्पिटल हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए। और यहाँ पर अगर पालमपुर के बारे में और देखा जाए तो पालमपुर में प्राइमरी स्कूल 2 हैं, एक हाई स्कूल है। तो एक एवरेज विलेज हम समझ सकते हैं कि कैसे एक एवरेज विलेज जिसमें वेल कनेक्शन है, रोड्स का, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है और स्कूल्स भी हैं, ये विलेज कैसे अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को मैनेज करता है उसमें देखते हैं। ये इस विलेज में जनरली रोडवेज के माध्यम से लोग डिफरेंट एक्टिविटी को कैरी करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे स्मॉल सिटी, यहाँ पे हम लोग देखा, यहाँ से शाहपुर कनेक्टेड है और एक बिग विलेज है रायगंज। ये विलेज एक गुड रोडवेज से कनेक्टेड है इस विलेज से। इससे बेनिफिट क्या होगा प्रोडक्शन में कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा सेल करने में एक ईजी होगा। दूसरा, एक सेल करने के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी जॉब की विलेजर्स के लिए, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्लॉक कार्ड्स, टोंगाज, बोगेज, और इससे हम वेरियस एक्टिविटी लोग जीप्स, ट्रैक्टर्स से लोगों को पहुँचाना या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उनको मार्केट तक पहुँचाना में हेल्प होती है। तो गुड रोडवेज देखें, हॉस्पिटल्स देखें, स्कूल देखें, तो एक बेसिकली एक एवरेज विलेज है जिसमें सारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी के लिए आइडियल माना जा सकता है। इसमें अगर बात करें, ये तो बात कर लें कि विलेज के फैसिलिटीज़ की। अब विलेज में डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है,
विलेज में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, जैसे कि इस विलेज में देखेंगे हम लोग 450 सब फैमिलीज हैं यहाँ पे देखेंगे। इसमें जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, और जो एससी कम्युनिटी है उसका 1/3 पॉपुलेशन है जो एक गांव के कॉर्नर में रहता है, और उनके स्मॉल हाउसेस है, जनरली मॉडर स्ट्रॉक है। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे एक किसी एवरेज इंडियन विलेज की डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमें यही जनरली नजर आएगा कि जो अपर कास्ट हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है, और जो लोअर कास्ट हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड माइनर है, जिसके वजह से वो जो है लोअर कास्ट वो अपर कास्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो लोअर कास्ट का जो मेन एक्टिविटी है वो है उनका फील्ड वर्क, जो अपर कास्ट की लैंड है। बेसिकली एवरेज विलेज में यही हम लोग को देखने के मिलता है इंडिया में। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। हम लोग ने पढ़ा कि विलेज में पॉपुलेशन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, विलेज की अवेलेबिलिटी क्या क्या है, विलेज कैसे कनेक्टेड है, विलेज में प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरत है, वो अवेलेबिलिटी क्या है। देखेंगे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किस टाइप से होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है या इकोनॉमी के रन करने के लिए जो एक्टिविटी कैरी होती हैं उनमें क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो पहला फैक्टर है लैंड। जनरली पहला फैक्टर होता है नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास अवेलेबल हैं वो उसको हम लोग इसमें डालते हैं। पहला है हम लोग देखते हैं मेजोरिटी ऑफ लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया। अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर्स की तो वो है लेबर। अब टू वर्क ऑन एनी ऑफ द मिनरल्स और एनी लैंड वी रिक्वायर लेबर। लेबर दो प्रकार के होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। क्वालिटी ऑफ लेबर डिफाइन करते हैं। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं, जैसे जो हाई लेवल ऑफ माइंड जिसमें वर्क करे, जैसे मिनरल्स प्रोडक्शन में, ये सब में स्किल्ड वर्क है, जैसे कंप्यूटर वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए हमें स्किल्ड वर्कर लगते हैं। और अनस्किल्ड वर्कर क्या होते हैं, जो लैंड में मिनरल्स के खुदाई में, इस सब जनरली बेसिकली इन्वॉल्व द majority of the unskilled laborers in the village and agricultural purposes, and the skilled labor are involved in the how to carry these activities and how to help in boosting these activities. For that skilled laborers are required, and for unskilled labor you must require the basic workers which are available in villages for the production of agriculture minerals की खुदाई में इस्तेमाल होते हैं। इनमें अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, और स्किल्ड लेबर्स हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिजिकल कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए हमें उसमें इन्वेस्ट करनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल कैपिटल, लाइक मनी, रॉ मटेरियल, ये हमारे पास जो होती है इसको हम लोग फिजिकल कैपिटल में काउंट करते हैं। फिजिकल कैपिटल दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल, एक होते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज जनरली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए और उससे सालों साल प्रोडक्शन करा रहे हैं, लाइक मशीनरी। इन एग्रीकल्चर वी कैन सी ट्रैक्टर्स, मशीन्स, टूल्स, ये सारे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग लिखते हैं। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, जो ईच टाइम हमें रिक्वायर होती है। लाइक वर्किंग कैपिटल को हम लोग ले लेते हैं कि हर प्रोडक्शन के हर मोमेंट पे जिसका रिक्वायरमेंट हो। अगर बात करें इसमें तो मनी और रॉ मटेरियल को ले लेते हैं हम लोग, प्रोडक्शन के ईच स्टेज में हम लोग को रिक्वायर करें, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं कि हमारे पास लैंड है, जनरली रिसोर्स है, लेबर है जो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करेगा, फिजिकल कैपिटल है
जो इस कैरी करने के प्रोसेस में हेल्प करेगा, और एसेसरीज रिक्वायरमेंट्स, और तीनों को जब साथ में लाए, वो क्रिएटिविटी चाहिए, इसको सेलिंग के पर्पस के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए, इन तीनों को यूज में लाने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल चाहिए। तो वो जनरली फोर्थ फैक्टर होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ह्यूमन कैपिटल। अगर हम किसी भी प्रोडक्शन को कैरी करते हैं, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? ह्यूमन। इसको तीनों को साथ में लाने का कौन काम करेगा? ह्यूमन। ये सारे बेसिकली स्किल और क्रिएटिविटी के लिए जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। इन तीनों एक्टिविटी को आप पास ला के प्रोडक्शन को कैरी आउट करना। तो ये चारों प्रोसेस से हम लोग किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी करते हैं। अब बात करते हैं किसी भी लेंथ पर अगर बात करें तो लेंथ तो फिक्स्ड है, लेंथ को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, बस जितना अमाउंट ऑफ लैंड पहले से प्रोडक्शन एक्टिविटी में है और जो अनयूज लैंड है उसको यूज में लाया जा सकता है। बेसिकली इतना किया जा सकता है। तो लैंड तो फिक्स्ड है। बेसिकली 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। इंडियन कंडीशन क्या है कि 75% पीपल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है उनके लाइवलीहुड के लिए। लैंड अमाउंट क्या है? फिक्स्ड है। सेम लैंड पर प्रोडक्शन कराना है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, कंजप्शन राइज, लैंड फिक्स्ड। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि कोई उपाय ढूंढा जाए कि सेम लैंड से प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा कैरी की जा सके। अब हम लोग देखेंगे कि अगर फिक्स्ड लैंड है उस पर प्रोडक्शन हम लोग कैसे बढ़ाया जा सके। तो इसमें अगर बात करें तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन पर बात करेंगे हम लोग कि पहले से किस मेथड से हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ कल्टीवेशन हो रहा है और उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर इंडियन फार्मर की हम लोग हिस्ट्री देखें तो उन्होंने कल्टीवेशन को एक प्रकार से बढ़ाया है सेल्फ नेचुरली, वो है मल्टीपल फार्मिंग। मल्टीपल फार्मिंग इंडियन फार्मर्स ने अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को हिस्ट्री में देखेंगे पिछले कई सालों से, तो इस नेचुरल तरीके से बढ़ाया है कि जो सॉइल होता है वो हर सीजन आफ्टर सीजन अपने आप न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करता है, और सीजन वाइज हम प्रोडक्शन को कैरी करना, सीजन वाइज प्रोडक्शन को कैरी करना, पर सीजन वन क्रॉप, इसको हम लोग मल्टीपल फार्मिंग कहते हैं। अब इंडियन फार्मर्स को देखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन, उसमें वो ज्वार और बाजरा का खेती करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो कैटल रखे रहते हैं उनको फीड कर पाते हैं। अब फॉलोड तुरंत देखेंगे अक्टूबर का सीजन आएगा, नवंबर का सीजन आएगा, दिसंबर का सीजन आएगा, जिसमें वो पोटैटो का खेती कर लेते हैं। सॉइल सुटेबल होता है उस कंडीशन के लिए। उसके बाद जो राबी का सीजन आता है विंटर का, उसमें वीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो अपने फैमिली का कंजप्शन और जो एक्स्ट्रा सरप्लस वीट होता है वो नियरेस्ट मार्केट पालमपुर के लोग रायगंज में बेच देते हैं। तो हम लोग देखें कि मल्टीपल फार्मिंग से सेम लैंड पे 1 ईयर में, सेम लैंड 1 ईयर में 3 वैरायटीज ऑफ क्रॉप ये लोग लगाए हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लैंड पार्ट ये लोग ऑल टाइम 1 ईयर प्लांट होते हैं, 1 ईयर प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। उसके लिए 1 पार्ट ऑफ द लैंड रायगंज पालमपुर के लोगों ने डिवोट करके रखा है जिसे शुगर केन से। और कुछ लोग इस जैगरी जो होता है खेत में ही निकालने का बिजनेस इसे कर सकते हैं, जो एक शाहपुर में बेचते हैं लोग और ये नियरेस्ट रायगंज में बेच सकते हैं लोग। आगे देखेंगे इसको हम लोग कैसे क्वेरी करते हैं इस प्रोसेस को। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि एक लैंड पर फार्मर 1 सीजन पर सीजन क्रॉप उगा के 1 ईयर में 3 क्रॉप उगा सकते हैं।
तो इसके ये चेंज आने का बेसिकली रीजन था वेल इरिगेशन। सॉइल अगर इरिगेटेड रहेगा तो हम लोग मल्टीपल फार्मिंग एबल हो सकते हैं करने के। इंडियन फार्मर्स और ये जनरली बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं पालमपुर के फार्मर्स एबल हुए, क्यों? क्योंकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई, जिसके वजह से सिस्टम ऑफ इरिगेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, लोग अपने खेतों में बढ़िया से इरिगेशन कर पा रहे हैं। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन का फायदा ये हुआ कि मल्टीपल फार्मिंग में हेल्प करता है। पहले क्या होता था कि पार्सियन व्हील्स जो आती थी उनसे करते थे लोग, तो जनरली वो बहुत उसमें टाइम लगता था और पानी को वैसे वेल से निकालने में बहुत टाइम भी लगता था। जब से इलेक्ट्रिसिटी आया तो सिस्टम ऑफ इरिगेशन में इम्प्रूवमेंट आया है इस वजह से। अगर हम लोग स्टेट्स देखें तो मिड 1970s में 200 हेक्टेयर ऑफ इंडियन लैंड्स वेर इरीगेटेड। ये काफ़ी बड़ा डाटा है कि नए इतने लैंड को इरिगेशन में लाया गया, जिससे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में बूंद आया। अब बात करते हैं कि हर इंडियन प्लेन्स में तो रिवराइन प्लेन्स होते नहीं हैं, तो सिस्टम ऑफ इरिगेशन वहाँ पे लो होता है। तो इंडियन जैसे बिहार यूपी में जो रिवराइन प्लेन्स है सिस्टम ऑफ इरिगेशन बहुत अच्छा है। या बात करें इंडियन के कोस्टल रीजन्स की तो वहाँ भी सिस्टम ऑफ इरिगेशन अच्छा है। ए रिवराइन प्लेन्स में भी सिस्टम ऑफ इरिगेशन अच्छा है। अब जो दक्कन प्लेट्यू का एरिया हो गया वहाँ पर लो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। तो आज के डेट में भी देखा जाए तो लेस देन 40% एरिया जो है वेल इरिगेटेड है। तो वहाँ पर फार्मिंग जो है डेक्कन प्लेट्यू हो गया, आउटसाइड रिवराइन प्लेन और कोस्टल प्लेन मेनली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। रेनफॉल डिपेंडेंट एरिया है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल फार्मिंग क्या होती है। मल्टीपल फार्मिंग हम लोग ने क्या देखा कि 1 ईयर में मल्टीपल क्रॉप्स पर सीजन उगाना, इसको मल्टीपल फार्मिंग कहते हैं। ये बेसिकली हो पाया वेल सिस्टम ऑफ इरिगेशन से। और जो एक हम लोग ने देखा कि पिछले 15 साल से एक ट्रेंड है कि थर्ड क्रॉप को भी इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन फार्मर और पालमपुर के फार्मर द्वारा, जो है पोटैटो। और पिछले 15 से 20 साल में देखा गया है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक तो हो गया प्रोडक्शन बनाने का मल्टीपल फार्मिंग। अब हो गया एक हो गया मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग पर अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि एक इंट्रोड्यूस हुआ जनरली एक आया था 1970s में ग्रीन रिवोल्यूशन। 1960s और 70s में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, जिसे इंडियन फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग से इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें जनरली था कि सीड्स की वैरायटी को इम्प्रूव किया गया। HYV सीड्स को लाया गया जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे। आप लोग को यील्ड टर्म समझा दिया जाए क्या होता है। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ड्यूरिंग अ सीजन सिंगल सीजन ये जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। और एक सीड्स इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फार्मर के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन फार्मर्स के द्वारा। जो हम लोग देखेंगे पंजाब और वेस्टर्न यूपी के फार्मर ने पहले इसको एडॉप्ट किया। सेम लैंड पे कैसे प्रोडक्शन को 3 टाइम्स बूस्ट किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, इसका बेसिकली सीड्स का हाई रिक्वायरमेंट था, हाई इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए इसके लिए। यहाँ पे देखेंगे HYV सीड्स को अगर सॉइल में इंट्रोड्यूस किया गया उस समय, इसके लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया। इरिगेशन की फैसिलिटीज को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सॉइल्स में आफ्टर यूजिंग HYV सीड्स। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। और फार्म मशीनरीज का भी बहुत प्रोडक्शन, इसके लिए सॉइल को मैन्योर को और रिटेन करने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, जिससे सॉइल और मैन्योर मिक्सड हो, सॉइल लूज हो, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली HYV सीड्स रिक्वायर्स डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। जो
हम लोग देखें हाई इरिगेशन फैसिलिटी, हाई अमाउंट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज, फार्म मशीनरी यूज। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था बहुत हाई था, जो प्रिमिटिव प्रोडक्शन है उससे। लेकिन प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो 3x बूस्ट हुआ था जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, तो एक अच्छा संकेत था सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोड्यूस कराने के लिए ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जब HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इसको कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग। यूजिंग ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेल इरिगेशन एंड फार्म मशीनरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्शन मैनेज कैसे हो पाया मॉडर्न फार्मिंग में। तो पांचों फैक्टर्स को कंबाइन किया है, HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चारों पांचों ने मिलकर मॉडर्न फार्मिंग में हेल्प किया, तो प्रोडक्शन बूस्ट हो पाया। यही जनरली है मॉडर्न फार्मिंग। अब बात करेंगे मॉडर्न फार्मिंग में दिक्कत क्या हुई। मॉडर्न फार्मिंग में दिक्कत ये था कि जो एक तो हम लोगों ने देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फिजिकल कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल, इससे प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हाई हो गया। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि सॉइल में जो है आफ्टर इरिगेशन जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर डाला, वो फर्टिलाइजर सॉइल के वाटर में घुल गया, जो प्लांट तक पहुंचने में हेल्प किया। और वो सॉइल के जो वाटर था वो सेम फर्टिलाइजर से कैरी करते हुए पेनिट्रेट किया, और जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट किया। और डिफरेंट जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जो रिटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको किल किया। तो बेसिकली लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा आफ्टर यूजिंग सच मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो इसके लिए सस्टेनेबल यूज करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि पालमपुर में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड।